Are you ready? How's the Josh? Hello commerce students, welcome back to the channel. Outstanding October season 1 29 days challenge for commerce students के डे नंबर 23 में आपका स्वागत है। और आज के इस दिन हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं 12th महाराष्ट्र न्यू सिलेबस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर में से आपको एक ऑब्जेक्टिव्स कंपलसरी एग्जाम में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव्स कौन सा होगा, क्या नहीं, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो तो आज के एग्जाम में आपको बताऊंगा ही। साथ में साथ हमारे चैनल पे अभी तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगा, इसीलिए कुछ ट्रिक्स और कुछ हिंट बताऊंगा ताकि आप सेल्फ लेवल पे वो चैप्टर कर सको। चैप्टर एकदम इजी है, बस आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करते समय एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट अगर आप एक बार सीख गए, बाकी सारा का सारा आपने ऑलरेडी एडमिशन में सीखा है, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, बेसिक चीज़ें तो आपको पता है। बस अगर एक बार आपने गुडविल की ट्रीटमेंट सीख ली तो पूरा का पूरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इजी है। अगर गुडविल में आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जब तक हमारे क्लास में जो DA2 एकेडमी के जो स्टूडेंट है मेरे क्लास के, उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि जब तक अपने क्लास में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चालू नहीं होता है तब तक आप एडमिशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर एडमिशन को एग्ज़ाम में और आने वाला है। तो इसीलिए पहले पूरा एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रिटायरमेंट की तरफ जाइए। उससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में दे दूंगा। बस आज के लिए आप इतना फोकस कीजिए कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स करेक्ट दे सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस एग्जाम में मैं आपको 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, जिसमें 5 होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, 5 होंगे ट्रू फॉल्स, 5 होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, और देखा जाए तो और कुछ एक्स्ट्रा 20 to 25 के आसपास क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, सिर्फ देखा जाए तो बुक के पीछे सिर्फ 20 या 25 ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को 10 से 15 मिनट में कवर हो सकते हैं। सो उसके रिलेटेड भी कुछ पूछूंगा ऑब्जेक्टिव्स, और उससे थोड़ा चेंज भी ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, सबसे पहले 5 क्वेश्चन पूछूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रूल्स आपको पता है, आपको क्या करना है कि लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना है, और आपके पास जो पेज है उस पेज पे भी आपको आंसर लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का फर्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट, रिटायरमेंट में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर CR सेट ज़्यादा आती है तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये था, अच्छी तरीके से आंसर दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो अपन ओपन करते हो, अगर उस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की CR सेट ज़्यादा है तो क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। द रेशियो इन विच continuing partners are benefited due to retirement of partner। मतलब
जब तीनों के तीनों पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे तब जो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा था वो 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और उन 3 में से अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके नाम का प्रॉफिट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसके नाम का जो प्रॉफिट होता है वो किन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच। मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट का तो शेयर मिल रहा था, लेकिन जो पार्टनर चला गया वो जाने के बाद उसके हिस्से का जो शेयर था अब वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलेगा, तो वो कौन से रेशो से मिलेगा, उस रेशो का नाम आपको लिखना था। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके 2 आंसर्स है जो कि कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोनों के दोनों आंसर्स दे रहे थे, एक ही मतलब है दोनों ही रेशो का। चलो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझने के बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आउट ऑफ द बुक है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है। जो आपके बुक में दिया है वो तो मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जो आपके बुक में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप चाहे तो लिख सकते हो बाद में, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। प्रोसेस इन विच partner serves the relation with the partnership firm due to old age। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। प्रोसेस इन विच पार्टनर्स सर्व्स द रिलेशन विथ द पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू ओल्ड एज। प्रोसेस इन विच पार्टनर सेव्स द रिलेशन विथ द फर्म ड्यू टू ओल्ड एज। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में पार्टनर बिजनेस को सर्विस देना चाहता है, लेकिन ओल्ड एज होने के कारण वो सर्विस देना बंद कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अरे बहुत इजी है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। Process in which partner saves the relation with the partnership firm due to old age। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। मार्क कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, मैं हर एक बीट के 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, उसके बाद हम बाकी के डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। रेशो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो। रेशो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो। पार्टनर्स के न्यू रेशो में से अगर हम ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो कौन सा रेशो हम ऑब्टेन करेंगे, कौन सा रेशो आएगा? वंस अगेन कॉमन सेंस विंस। और एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। रेशो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, मतलब ऐसा रेशो जो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो अगर हम माइनस करेंगे तो वो आता है। फोर क्वेश्चंस हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। रेशो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, इसका आंसर है गेन रेशो। इसका क्वेश्चन का आंसर था गेन रेशो। थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए, आप भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द मेथड अंडर विच अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ एट अ टाइम। The method in which amount payable to retiring partner payable at once, paid off at a time।
द मेथड अंडर विच अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ एट अ टाइम, मतलब बिजनेस में से रिटायर होने के बाद, कोई भी पार्टनर रिटायर होने के बाद जो भी अमाउंट उस पार्टनर को देना होता है, अगर वो अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में, अगर एक ही अटेम्प्ट में पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे। ये हमने डेथ ऑफ पार्टनर में भी सीखा था। हमारे क्लास में तो अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है इस पोजीशन तक, लेकिन हमने डेथ ऑफ पार्टनर में भी इससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। स्पेलिंग अच्छे तरीके से लिखिए। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। द मेथड अंडर विच अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ एट अ टाइम, पार्टनर रिटायर होने के बाद उसको जो अमाउंट बिजनेस देना बाकी होता है, अगर वो पूरी की पूरी अमाउंट बिजनेस एक ही अटेम्प्ट उसको दे देता है तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर करेक्ट दे रहे थे। इसका आंसर आएगा लंप सम मेथड, LUMP-SUM मेथड, लंप सम मेथड। अगर सपोज रिटायरिंग पार्टनर को बिजनेस 1 लाख रुपए देना बाकी है और उस 1 लाख में से बिजनेस से पहले 25,000 दे दिया, उसके बाद 35,000 दे दिया, तो वो किस में आएगा, वो आएगा इंस्टॉलमेंट मेथड में। करेक्ट, ओके। सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए। 5 क्वेश्चंस पूछने वाला था, 5 के 5 हो गए। नेक्स्ट अब आपकी बारी है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। ठीक है, ट्रू है तो ट्रू बताना है आपको, स्टेटमेंट क्या है, अदरवाइज फॉल्स है तो फॉल्स बताना है। पहले स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट में क्या बोला है, गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो प्लस ओल्ड रेशो। गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो प्लस ओल्ड रेशो। बुक में का देख के छापिए मत, पहले क्वेश्चन देखिए मैंने क्या पूछा है, उसके बाद आंसर दीजिए। हौले की तरह आंसर मत दीजिए। गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो प्लस ओल्ड रेशो। लेट मी चेक कैमरा's पोजीशन। गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो प्लस ओल्ड रेशो। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट जो कुछ भी आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरे इसका आंसर कितना इजी था। इसका आंसर क्या था, गेन रेशो मीन्स क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये स्टेटमेंट गेन रेशो मीन्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा था, गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो, गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा था, गेन रेशो मीन्स न्यू रेशो प्लस ओल्ड रेशो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ट्रू फॉल्स में का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से पढ़िए, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। Revaluation account is also known as profit and loss adjustment accounts. Revaluation account is also known as profit and loss adjustment accounts. Revaluation account is also known as profit and loss adjustment accounts. True है तो true, false है तो false. 7th क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, अच्छी तरीके से आंसर दीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन समझ लीजिए और उसके बाद आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड to share in general reserve and accumulated profit. Retiring partner is not
entitled to share in general reserve and accumulated profit. accumulated profit means undistributed profit है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर करता है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस मतलब accumulated लॉस बैलेंस शीट के एसेट में आता है और accumulated प्रॉफिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में आता है क्वेश्चन में. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जनरल रिजर्व में का शेयर एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन्स accumulated प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, उसका उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पर या जनरल रिजर्व पर उसका अधिकार नहीं होता है. तो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स. सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट कर दिया है. करेक्ट. ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. इसका आंसर कितना इजी था. रिटायरिंग पार्टनर को जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देना पड़ता है क्योंकि वो तब का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व होता है जब वो बिजनेस में का पार्ट था, वो पार्टनर बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था. अब जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दे चुका है उस वक्त का जनरल रिजर्व, उस वक्त का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो उसको देना पड़ेगा. हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जो जनरल रिजर्व होता है, उस पर न्यू पार्टनर्स का राइट नहीं होता है, उसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होता है. लेकिन रिटायरमेंट में तीनों के जितने भी पार्टनर्स हैं उसको उनका शेयर देना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. ठीक है. हाँ, तो क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म. रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर गुडविल ऑफ द फर्म. रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर गुडविल ऑफ द फर्म. Retiring partner is entitled to share goodwill of the firm. मतलब रिटायरिंग पार्टनर को, जो बिजनेस से रिटायर होता है पार्टनर, उसको उसके गुडविल में का शेयर देना पड़ेगा. उसके गुडविल में, बिजनेस का जो गुडविल होता है, बिजनेस के गुडविल में उसका शेयर होता है. मैंने जानबूझकर एडमिशन सिखाने के बाद रिटायरमेंट नहीं सिखाया है क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. जब एडमिशन के बाद आप रिटायरमेंट सिखाते हो, चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर छोटा है, लेकिन जो स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होता है वो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है. क्योंकि एडमिशन में गुडविल की एक ट्रीटमेंट है, रिटायरमेंट में एक अपोजिट ट्रीटमेंट है. दोनों भी अगर एक ही मंथ में हम सिखा देंगे या एक मंथ में हो तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए पहले एडमिशन सिखा देना चाहिए स्टूडेंट्स को, 2 से 3 महीना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर देना चाहिए. जब तक स्टूडेंट को एडमिशन में का गुडविल परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन एडमिशन के गुडविल से रिलेटेड पूछ लो, जब तक वो किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तब तक आप रिटायरमेंट मत सिखाना कभी भी. आप भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे फर्स्ट आप एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए, एडमिशन में का गुडविल परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप रिटायरमेंट की तरफ जाइए. अगर आपको एडमिशन ही परफेक्ट नहीं है तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप रिटायरमेंट की तरफ देखिए भी मत. मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑलमोस्ट 70% परफेक्ट हो चुका है. और एक बार दिवाली के बाद हम एडमिशन के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूँगा. उसके बाद हम दिसंबर में रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे. तो अभी तो नहीं. तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर गुडविल ऑफ द फर्म. उसका आंसर है ट्रू. ठीक है. ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए. ठीक है. तो हियर इट इज क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन समझ लो यार, उसके बाद आंसर दे दो. ठीक है. हाँ, कहाँ गया वो. ओके. बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है. ठीक है. बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ओनली. बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ओनली. बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ओनली. मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जो बैलेंस होता है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है.
हाँ, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हाँ सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया और अब तो जितने भी प्रॉब्लम थे वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में भी डाला। नहीं भाई नहीं, करंट अकाउंट को भूल गए आप, गलती मत कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को धोखा देता है। क्वेश्चन आपके लिए ये था, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ओनली। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ओनली। ये आपके बुक में नहीं है, ये बुक से रिलेटेड नहीं है, बुक्स के आउट ऑफ द बुक्स है। क्वेश्चन ये था, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ओनली। क्या हो सकता है इसका आंसर, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद दीजिए। अब तक आपने जितने भी प्रॉब्लम्स किए, अगर उतने प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो ट्रू लिखिए। अगर आपने रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करने के बाद कैपिटल के बजाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा है एक ही बार, तो इसका आंसर फॉल्स लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, सबसे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से 5 पूछ लिए, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड 5 पूछ लिए। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से 2 आपके बुक्स में होंगे और कुछ आउट ऑफ द बुक्स होंगे जो कि आपको आंसर्स देना पड़ेगा। करेक्ट? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, न्यू रेशो माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू गेन रेशो। न्यू रेशो माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू गेन रेशो। फॉर्मूला याद था ना, हमने 2-3 बार रिवीजन किया है। आज के भी एग्जाम में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस आपको पूछ चुका हूँ। ये एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए रिपीट लेना पड़ता है। क्वेश्चन आपके लिए ये था, न्यू रेशो माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू गेन रेशो। न्यू रेशो माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू गेन रेशो। फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन है ये। न्यू रेशो माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू गेन रेशो। ओके, इसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दे दिया है, खाली पीले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, क्वेश्चन समझ लीजिए। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी डॉट 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 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी डॉट 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 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स की कीमत, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर्स है उसमें अगर एसेट्स की कीमत डिक्रीज होती है, एसेट्स की कीमत अगर कम होती है, तो उस टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट आप क्या करते हो? ऑप्शंस डेबिटेड, क्रेडिटेड, एडेड, इक्वल। कमेंट सेक्शन में देख लो, ऑलमोस्ट सारे के सारे धुरंधर हर बॉल पे एक छक्का मार रहे थे। इजी है, अगर एसेट्स की कीमत कम होती है तो आप बैलेंस शीट में से लेस करते हो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वगैरह, और उसकी पोस्टिंग कहाँ पे करते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीआर साइड में। तो आपको फिल इन ब्लैंक्स जो स्पेस है वहाँ पे क्या लिखना था? डेबिटेड। अगर एसेट्स की कीमत इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिटेड। इससे ऑपोजिट, अगर एसेट्स की कीमत अगर लायबिलिटीज़ की कीमत कम होती है तो बिजनेस को प्रॉफिट है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में जाएगा। लायबिलिटीज़ की कीमत अगर बढ़ती है तो वो क्या होगा? लायबिलिटीज़ में ऐड होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में क्या होगा? डेबिटेड होगा। ठीक है, हाँ। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, the balance of the capital accounts
द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डॉट 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 अकाउंट. द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू डॉट 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 अकाउंट. मतलब जो भी पार्टनर बिजनेस में से रिटायर होता है उसका जो बैलेंस होता है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है. ऑप्शंस: रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स पर्सनल कैपिटल अकाउंट, वाइफ अकाउंट एंड सन अकाउंट. क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं. द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डॉट 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 अकाउंट. द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू डॉट 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 अकाउंट. मतलब बिजनेस में से जो भी पार्टनर रिटायर होता है वो पार्टनर रिटायर होने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंस होता है वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है. देखिए, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर के अलावा उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर किया जाता है, जिसका मतलब वो एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है. करेक्ट. तो ये वाइफ और बेटा दो ऑप्शन तो कट गए, वाइफ लोन अकाउंट एंड सन लोन अकाउंट. अब बचे कितने? दोनों अकाउंट. एक तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब कौन सा अकाउंट आप क्लोज कर रहे हो? कैपिटल अकाउंट. तो मतलब कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद उसी अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, तो किस अकाउंट में वो जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आता है तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है तो जो ऑप्शंस दिया है वो ऑप्शंस में लोन अकाउंट से रिलेटेड जो भी है रिलेटेड टू उस पार्टनर लोन अकाउंट से रिलेटेड तो आपको उस वहां पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, इजी था. जस्ट क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था. बस अगर एक बार चैप्टर हो गया था तब तो ही इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे सकते थे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो. नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बोल के टिक मार्क कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाजू में स्टार लिख दीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए ये है, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज डॉट 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 टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज डॉट 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 टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज डॉट 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 टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिटेड होता है, डेबिटेड होता है, एडेड या डिडक्टेड? एडेड डिडक्टेड तो छोड़ दीजिए, आपको बस इतना बताना है कि डेबिटेड होता है, क्रेडिटेड होता है. रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल होता है वो गुडविल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समटाइम्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की तरफ होती है, समटाइम्स नहीं, एवरी टाइम. हाँ, तो अगर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने दे दिया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को अगर एक्सपेंसेस होता है तो वो अमाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाती है? बस इतना आपको बताना है. मैं इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ, आंसर डायरेक्टली एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे क्लास के ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स लाइव रहते हैं उसमें मेरे कोचिंग सेंटर के ऑलमोस्ट 75% ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको रिटायरमेंट अभी तक नहीं हुआ है. तो इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस लो ना हो, इसलिए मैं ऑलमोस्ट आंसर की तरफ जा रहा हूँ. बस उनको थोड़ा सा आंसर फाइंड आउट करना है. तो 14 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे रिलेटेड टू दिस. लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट, लास्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर्स देने की कोशिश कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ABC आर पार्टनर्स. लिख लीजिए, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग, ABC आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the following ratio. Sharing profit and losses in the following ratio. 3 पार्टनर्स है A, B and C, वो फॉलोइंग रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं. ठीक है, हाँ, तो लिखिए A का रेशियो लिखिए, A, B, C ऐसा तीनों का नाम लिखिए और उसमें स्टेप बाय स्टेप उनका रेशियो लिखिए. A का रेशियो लिखिए 1/2, बी का लिखिए 3/10, 1/2, 3/10, 1/2, 3/10 एंड सी का रेशियो लिया
1/5 1/5। तो ये उन तीनों का ओल्ड रेशो था जिस रेशो से वो बिजनेस कर रहे थे, करेक्ट। हाँ, ये कॅल्क्युलेशन करने के लिए एकदम इजी टेक्निक है। आपण सगळे आपल्या जुगाड मेथडनं जाऊयात, आपण पुढे जातात, ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या बोला है कि इन ए बी सी में से जो ए का रेशो था 1/2, बी का था 3/10, सी का था 1/5, तो उसमें से जो सी नाम का पार्टनर है वो बिजनेस से रिटायर होने वाला है। कौन? सी नाम का जो पार्टनर था वो बिजनेस से रिटायर होने वाला है। तो अभी आपको बताना है कि सी रिटायर होने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो कितना आएगा। सी रिटायर होने के बाद न्यू रेशो कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने की सबसे इजी मेथड है, आप कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, नहीं आया तो बाद में मैं आपको बता दूंगा। DA2 एकेडमी के स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो बहुत इजी टेक्निक है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपने रेशो लिखा 1 ए का देखिए कितना है 1/2, सॉरी ठीक है 1/2 नहीं 1/2, बी का कितना है 3/10 और सी का कितना है 1/5। तो तीनों का रेशो आपने एक लाइन से लिखा। अब बस क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, उन तीनों रेशो को राउंड ऑफ कीजिए। DA2 अकॅडमीचे स्टुडंट्स प्रत्येक जण नीट आहे का, तर तिघांचे रेशोला काय करा तुम्ही, तर प्रत्येकांचं छेद समान करा, प्रत्येकातला छेद समान करा। छेद समान केल्यानंतर तुमचा रेशो येईल। उन रेशो को राउंड ऑफ करने के बाद आपका रेशो आएगा 5:3:2। छेद समान करायचा प्रयत्न करा, येऊन जाईल तुम्हाला। फक्त एवढंच काम करायचं, सर्वात पहिले त्या रेशोचं छेद समान करून टाकायचं। छेद समान केल्यानंतर येईल 5:3:2 येईल, करेक्ट 5:3:2। तो 5:3:2 आने के बाद रिटर्निंग पार्टनर कौन है, सी का कितना आ रहा है 2/10 आ रहा है, करेक्ट। राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ रहा है 2/10। तो आपको क्या करना है, वो सी के ऊपर क्रॉस मार्क कर देना है, कट कर देना, सीच्या रेशोला मिटून टाका। हाँ, आता फोकस करा, तुम्हाला कोणत्या 2 पार्टनर से रेशो दिला। अब देखिए आपको किन 2 पार्टनर का रेशो दिख रहा है, ए एंड बी का कितना दिख रहा है 5:3। न्यू रेशो कितना आया था 5:3:2। तो उनमें से जो सी था वो तो कट गया, अब कितना रेशो बचा आपको 5:3। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा 5:3, करेक्ट। ये बहुत इजी था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था, बेसिक था। अगर आपने मेरी वीडियोस देखे राउंड ऑफ कैसे करते हैं क्या नहीं, तो आप समझ जाओगे। अगर नहीं देखा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक्स किया है। तो इसी के साथ हमने आज के एग्ज़ाम से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। देखिए, अब आता है इस चैप्टर में से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट। और उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम 50 या 60 ऑब्जेक्टिव्स पूछे, माय बैड, सो सॉरी। अब इस चैप्टर में से आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आता है। अब उस एक ऑब्जेक्टिव लिए 40 या 50 ऑब्जेक्टिव्स पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको आएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्ज़ाम में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बुक्स में का ही आएगा, उससे रिलेटेड दूसरा ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएगा। अब मैं बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, कुछ नया नहीं सीखेंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, 15 ऑब्जेक्टिव्स में से अराउंड 8 to 9 ऑब्जेक्टिव्स बुक्स के बाहर के पूछे, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, कुछ एंट्रीज आपको टिक्स मार्क करके दूंगा, क्योंकि हमारे क्लास में अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुआ है, तो आप वो एंट्रीज परफेक्ट कर लीजिए, ठीक है। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। उतना कुछ टफ नहीं है। हाँ, पेज नंबर 170 पर 170 पे आइए आपके बुक्स में, पेज नंबर 170 पे आइए आपके बुक्स में। हाँ, वहाँ पे गुडविल से रिलेटेड पॉइंट नंबर 4.4 है, वो गुडविल से रिलेटेड आपको 5 जनरल एंट्रीज दिया है, ठीक है। ये जब डिसोल्यूशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब चालू होगा, तब मैं आपको एग्जैक्टली पूरा का पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज सिखा दूंगा। लेकिन अब एट दिस मोमेंट आपको बस वो 5 जनरल एंट्रीज ओन लेवल पे समझने की कोशिश करना है। अगर आपने एडमिशन का गुडविल समझ लिया,
A1 A2 A3 B1 B2 या डेथ ऑफ पार्टनर का D1 D2 D3 समझ गया, तो ये C1 C2 C3 C4 C5 आने वाले समय में हम देखेंगे। आपको बस वो जनरल एंट्रीज देखना है और उसको समझने की कोशिश कर लेनी है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के अगर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स अगर आपको मैं टिक मार करके देना चाहूँ तो वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है इलस्ट्रेशन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd। इस चैप्टर में जो पहले 3 इलस्ट्रेशंस है वो आप अच्छे तरीके से परफेक्ट कर लीजिए, सारे के सारे डाउट्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। चैप्टर बहुत इजी है। मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप एडमिशन की तरफ फोकस कीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि इस साल आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें एडमिशन को कंपलसरी ये चैप्टर और आने वाला है सिर्फ 2021 बोर्ड से स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे रखिए। अगर इन केस आपको एडमिशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर पे आइए। अब ये भी वैसा है कि जिसको एडमिशन समझा अच्छी तरीके से उसी स्टूडेंट्स को ये समझता है, तो आपका 75% फोकस एडमिशन की तरफ होना है, रिमेनिंग 25 आपका रिटायरमेंट की तरफ होना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको रिटायरमेंट आता है, अगर आपके प्लान्स आपके क्लास टीचर्स से रिलेटेड मिलते जुलते हैं, तो आप उनके दिखाए हुए मार्क्स पे जाइए, उनके दिखाए हुए वे पे जाइए। ऐसा कोई भी टीचर्स गलत नहीं बताता, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। सो 170 पेज के ऊपर आपको 5 जर्नल एंट्रीज दिखे, वो एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd ये 3 इलस्ट्रेशंस आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आपका रिटायरमेंट चैप्टर आपके स्कूल में या कॉलेज में या ट्यूशन में हो चुका है, अगर नहीं हुआ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अभी तक, तो होल्ड पे रखिए, हमारे साथ चलिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली गारंटी दूंगा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम सीखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। आज के एग्जाम के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एग्जाम में इतने कम समय में क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत चैप्टर कम है, ठीक है। कल हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर एग्जाम लेंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए आज तक। कौन से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमने? फाइनल अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। लेट मी चेक कैमरास पोजीशन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मैंने क्या बोला था कि हमने पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये 4 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए। कल डेथ ऑफ पार्टनर होगा। डेथ ऑफ पार्टनर में मैं आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा और उसके बाद 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आपको उस क्वेश्चंस देखकर उसका सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कल आप पूरे दिन भर डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस पूछ सकूं। अगर हो सके तो डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो पहले 10th लेक्चर मैंने बनाए थे वो एकदम बेसिक लेक्चर थे, और जिसमें पूरी की पूरी गुडविल से रिलेटेड, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो पूरे के पूरे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर हो सके तो वो सब भी वीडियोस एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद हम डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे। डिसोल्यूशंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट, इसमें हम एवरीडे 50 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था कि वीडियोस वगैरह भेजिए, 1-2 वीडियोस मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको कल एक ही इसमें बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम था, तो आज एडिटिंग के लिए टाइम नहीं था। तो कल मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आपको भी एंजॉय कर रहे हो 29 डेज़ का चैलेंज, अगर आप भी एंजॉय कर रहे हो तो आप वीडियो देखते समय आपकी एक सेल्फी या वीडियो जो भी आपका मन है वो आप भेज सकते हो, मैं आपको बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल रात 11 बजे कल रात 10 बजे डेथ ऑफ पार्टनर के साथ। तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।